हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकैट्स। दोस्तों, मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया लेके आ गया हूं अपना लास्ट टॉपिक वाला एक्सप्लेनेशन का लेक्चर। यानी कि आज हमारी फोर्स की ये एक्सप्लेनेशन की लास्ट क्लास है। यानी कि सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ए टू जेड सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। तो यानी कि अगर आप क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में हैं और नेक्स्ट ईयर 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम है, तो यस, यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम के बारे में। दोस्तों, आज से अपनी पुरानी जितनी भी वीडियोस, हमारी 3 वीडियोस इस पे आई, आज क्लास नंबर 4 है, जहां पे हमने फोर्स का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज समझ ली, कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और उसी चर्चा को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। और ट्रस्ट मी, इक्विलिब्रियम समझने के बाद ना ये सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। एक और इसकी क्लास लेके आऊंगा जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक क्लास में लेके आऊंगा जिसमें हम पीवाईक्यू के न्यूमेरिकल या पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे। यानी कि अभी 2 क्लास इसके बाद फोर्स की आना बाकी है। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरी क्लासेस निपटाने के बाद आपके फोर्स में से कोई नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि जितना कंटेंट, जितना डेटा पेड बैच पे मिलता है वो आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दे दिया है। यानी कि सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। सवाल उठता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, नाम पे जाना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से ना कहीं कहीं पे हमारे दिमाग में एक बात आता है, इक्वल इक्वल, राइट? इक्विलिब्रियम, इक्वल इक्वल, बराबर बराबर, बिल्कुल एकदम सही बात है। देखो दोस्तों, होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन या थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, एंड देन मैं फिर आपको इसका पूरा फील दिलाता हूं। जब एक सिंगल फोर्स किसी बॉडी पर लगता है, यानी कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, और सिर्फ आप लगा रहे हो, मान लो फॉर एन एग्जांपल एक बॉल आपके आगे है, आपने उस पर फोर्स लगाया, तो वो बॉल आगे चलने लगेगी। अगर एक टेबल है और मैं बोलूं अरे सुनो, उस टेबल को धक्का दो, तो तुम धक्का मारोगे ना, तो धक्का मार के टेबल आगे चलने लगेगा। अब जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चलने लगती है तो उसको बच्चे लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। भाई स्ट्रेट लाइन में चल गई, ठीक। अगर मैं किसी बॉडी को फिक्स कर दूं एक पॉइंट से और तब उस पर सिंगल फोर्स लगाऊं, तो सर वो घूमने लगेगी, यानी कि वो रोटेट करने लगेगी। यानी कि दोस्तों, अगर एक सिंपल सीधी सी बात समझी जाए तो फोर्स अगर किसी फ्री बॉडी पे लगा दूं तो धक्का मारूं तो वो चलने लगेगी, और अगर किसी फिक्स बॉडी पे एक सिंगल फोर्स लगा दूं तो वो घूमने लगेगी। तो यही चीज यहां लिखी है, जब एक सिंगल फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो वो उस बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन दे देगा अगर बॉडी फ्री टू मूव है, यानी कि एकदम। अब जैसे मैं कहीं से बांधा तो हूं नहीं, मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं आगे ही तो चले जाऊंगा, पीछे चले जाऊंगा। पर मान लो किसी ने मुझे यहां से पकड़ दिया, अब यहां से मुझे ऐसे दबा दिया है और मुझे यहां से धक्का मारा, तो मैं कहां आगे जाऊंगा? मैं एक ही जगह पे घूम जाऊंगा। चाहे तो ट्राई करके देख लो, मैं अगर इस चीज को यहां पर रोक देता हूं और अब फोर्स लगाता हूं तो ये घूमने ही तो लगेगी। लेकिन अगर मैं यहां से नहीं पकड़ता और अब इस पे फोर्स लगाता तो ये आगे आने लग जाता। यानी कि सिंगल फोर्स से किसी बॉडी पे जो फ्री टू मूव है, जब आप फोर्स लगाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी फिक्स है किसी पॉइंट से, यानी कि पिवट है किसी पॉइंट से, या पाइवट है किसी पॉइंट से, यानी कि किसी बिंदु से फिक्स हम इसको कर दें और तब हम इस पे फोर्स लगाएं, तो ये बॉडी घूमने लगेगी। यानी कि फोर्स से होता क्या है, या तो अगर कोई बॉडी फ्री टू मूव है तो स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगी, अगर फिक्स है तो रोटेशन आ जाएगा। तो यही यहां पर बताया गया है कि ये प्रोड्यूस कर सकती है रोटेशनल मोशन अगर कोई बॉडी फिक्स है। आप ट्राई करके देख लो, आप अपने हाथ में दोनों के किताबों के इन दोनों के बीच एक बुक पकड़ लो, ट्राई करके देखें। चलो एक चीज बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। ये देखो, मैं इसको यहां से फिक्स कर देता हूं। अब मैंने ये फिक्स कर दी ना, अब मैं यहां से धक्का दूंगा तो ये घूमेगी, तो इस पॉइंट से घूमने लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो मैं इस पर ऐसे धक्का दूं तो ये फ्री है, कहीं से फिक्स नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करने लगेगी, राइट? तो ये छोटी छोटी बात हमें समझ में आई। तो हुआ क्या इक्विलिब्रियम के बारे में? अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्स लग जाए, सिंगल फोर्स से तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, फ्री टू मूव थी, अगर फिक्स कर दोगे तो घूमने लग जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। लेकिन सर अगर इस पे मल्टीपल फोर्स लगने लगे, मल्टीपल का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, मल्टीपल का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। यानी कि अगर किसी बॉडी पर कभी 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग जाएं
तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? सवाल यही है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको 9th क्लास का पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं। बच्चों इमेजिन करो कि ये एक टेबल है जो जमीन पे रखा हुआ है। मैंने कहा भाई इधर से तुम इस पे एक फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का। आपने इधर से फोर्स लगाया तो आप सभी जानते हैं अगर इधर से धक्का दोगे तो बॉडी इधर चलने लग जाएगी। भाई यहां से धक्का दोगे तो टेबल इधर चलने लग जाएगा। मैंने कहा एक काम कर बेटा, तू इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे। तो इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, यानी कि क्या एक बॉडी है? हाँ सर। क्या इस पे 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं? हाँ सर। 2 से ज्यादा या 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 और मोर देन 2, यानी कि मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं। हाँ भैया बात समझ में आती है, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं। हाँ, मल्टीपल का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अगर मैं देखूं तो ये वाला इधर धक्का मार रहा है और ये वाला इधर धक्का मार रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट धक्का मार रहे हैं और बराबर मार रहे हैं, यानी कि ये बोलेगा बक और ये बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन में ही रह जाएगी। टेबल को इधर से धक्का तुम मारो, इधर से कोई और धक्का मारे, वो टेबल को बराबर बराबर धक्का मारोगे तो टेबल नहीं हिलेगा। वो अलग बात है, कोई बाहुबली आके इधर से ज्यादा धक्का मारे तो टेबल सर उस पार चला जाएगा। तो दोस्तों क्या आप समझ पा रहे हो? आप ये समझ पा रहे हो कि जब आप इधर से और इधर से फोर्स लगा रहे थे बराबर बराबर यानी कि इक्वल, तो यहां पर ये जो बॉडी थी ये मूव नहीं कर रही थी, यानी कि इस बॉडी में जो नेट फोर्स था वो 0 था। इस बॉडी में जो नेट फोर्स था वो 0 था। नेट मतलब सारे फोर्सेस का सम। आप जोड़ो 10 और 10 एक दूसरे को मार काट गए, बचा 0। तो मैं क्या कहूंगा? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? नेट फोर्स किसी बॉडी पर 0 होना चाहिए। नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 होना चाहिए, तो अगर वो पड़ी हुई है तो पड़ी हुई होगी, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, मोशन कर रही है तो उसी तरीके से करती रहे, लेकिन उस पे फोर्स 0 हो जाए। आओ जरा इस पे बात कर ले। तो देखिए यही मैंने आपको वहां पे बताया कि अगर जब मल्टीपल फोर्स यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पर लगे तो सबसे पहली बात जो रिजल्टेंट होता है, बच्चों रिजल्टेंट का मतलब नेट होता है। नेट यानी कि कुल होता है, कुल मतलब टोटल होता है, टोटल मतलब इक्विवेलेंट होता है। इन सब का मतलब एक है। तो जो रिजल्टेंट आए यानी कि सबका रिजल्ट आए, सारे फोर्सेस का रिजल्ट आए, वो कितना होना चाहिए? 0। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, मान लो मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है और कोई आगे से, और मैं ऐसे कैसे ही हूं, मैं मूव नहीं कर रहा, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूं। सारे फोर्सेस का नेट 0। इसको मैं इधर खींचता हूं, इसको मैं इधर, यानी कि एक फोर्स मैं इधर लगाता हूं, एक फोर्स इधर, बॉडी वही है, बॉडी वही है। देखो यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक, तो रेस्ट में रहे या लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी अपनी लीनियर मोशन में चलती रहे। फोर्स तो लग रहे हैं पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मैं चलता जा रहा हूं। अब सोचो, इमेजिन मैं चल रहा हूं, कोई मुझे आगे से फोर्स लगा रहा। अब देखो ये फोर्स आगे से लगा, ये पीछे से लगा, पर मैं तो अभी उसी स्पीड में चलता जा रहा हूं। मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई आगे से धक्का दे रहा है, लेकिन मैं उसी स्पीड में चलता जा रहा हूं। यानी कि ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को काट रहे होंगे, लेकिन मैं मोशन करता जा रहा हूं। तो दोस्तों जब भी नेट फोर्स 0 हो, जब भी नेट फोर्स 0 हो यानी कि कुल बल 0 हो, 0 हो, तो ये कहानी यहां पर लग रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है। या फिर मैं कहूं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द फिक्स पॉइंट इज 0। अब सर ये क्या लिख दिया? सो दैट they don't change the rotational state of the body। मतलब क्या है? कभी सब्जी खरीदने गए हो, तराजू तो सभी ने देखा होगा। यहां 1 किलो का बाट, जरा फील करो, देखो हर चीज का फील है। ये होता है कांटा, है ना, ये होती है एक ऐसा निडल होती है बीच में, टक टुंग टक 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 टक, एक ये और एक ये। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मेरे को ड्राइंग बिल्कुल, देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि मैंने बायोलॉजी छोड़ दी थी 10th में ही।
ठीक है, क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों ड्राइंग। ऐसे करके कोई तराजू है, तराजू मतलब समझ लो बीम बैलेंस, जिसमें आप आम खरीदने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, या फिर जो कबाड़ी वाले अंकल आते हैं ना उनके पास ही होता है ना, वो अंकल जिनमें हम सारी पुरानी कॉपियां 9th की 8th की बेच देते हैं, पैसा मिलेगा उसके लिए। ठीक है, तो देखो ये तराजू है, ये है बीम बैलेंस। क्या है? बीम बैलेंस। फील समझना दोस्तों, फील समझना, बीम बैलेंस। आपने कहा अंकल 1 किलो आम दे दो, क्योंकि आम का सीजन आ रहा है तो आम की बात करते हैं। तो अंकल ने यहां पर क्या रखे? छोटे छोटे से आम रखे भाई, आम रखने शुरू कर दिए। ये आम तो नहीं लग रहे, ये तो ये ठीक है, केले नहीं आम। ठीक है, मान लो यहां पर आम रखे, मैंगोज, मैंगोज कितने रखे? 1 kg। आप समझ रहे होंगे 1 kg है, ग्रेविटी वेट, वेट नीचे लगता है दोस्तों, तो mg वेट होता है। हाँ सर, g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यानी कि मोटा मोटा मान लो 1 × 9.8, यानी कि 9.8 न्यूटन का फोर्स ऐसे यहां से नीचे को लग रहा होगा। अब ये तराजू ना, अगर यहां पर कुछ नहीं रखूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसी तो हो जाएगा। फील करो ना जरा, अगर मैं यहां पर आम रख दूंगा और यहां कुछ नहीं रखूंगा तो ये यूं हो जाएगा। यानी कि ये जो कांटा है, ये कांटा घूम जाएगा। ये क्या बता रहा है? भारी हो गया रे, भारी। ये क्या बता रहा है? इतर वाला भारी है, भारी, टे टे टे, हैवी हैवी। इसको बैलेंस करो। क्या करोगे? बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? अंकल के पास होते हैं वेट्स। अंकल क्या करेंगे? यहां पर 1 kg का वेट रखेंगे। दोस्तों अगर ये 2 kg का रखेंगे तो ये इधर घूम जाएगा, ये कांटा इधर घूम जाएगा। सभी को पता है, इतनी साइंस सबको आती है, मम्मी तक को भी आती है हमारी, है ना। सबको पता है ये सुई बीच में आनी चाहिए, ये जो कांटा है ये बीच में आएगा, तो ये बैलेंस हो गया। अगर एक वेट ज्यादा तो 2, इधर से ज्यादा तो इधर, लेकिन अगर दोनों बराबर तो ये कांटा बीच में आ जाएगा। यानी कि मैंने इसको यहां लगाया। फील करना एक एक बात को। जैसी मैं ये 1 किलो का यहां पर वेट रखूंगा, दिस कांटा विल कम इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधा हो जाएगा। पहले ये ऐसे झुका हुआ था इधर, जैसे मैंने 1 किलो का वेट रखा बीच में हो गया, बीच में हो गया, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई भाई। यानी कि दिस इज द इक्विलिब्रियम। कैसे सर? क्या ये यहां से फिक्स है? क्या फिक्स पॉइंट को पाइवट पॉइंट बोलते हैं? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है। अरे जिसने पढ़ा होगा उसको अब सब समझ में आएगा रे भाई, इसलिए कह रहे हैं जिसने कोई वीडियो नहीं देखी वो देखे। क्या ये फोर्स नीचे लग रहा है? हाँ सर। कितने न्यूटन का? 9.8, क्योंकि 1 kg का ही वेट है। सर यहां से यहां तक की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर डी। सर यहां से यहां तक की दूरी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई बराबर होता है, बीच में होता है, ठीक है, डी। सर फोर्स लग रहा है बराबर, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा? 9.8 इंटू डी। इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा? 9.8 इंटू डी। जिसको नहीं पता वो याद रखे, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम पिवट पॉइंट। सो दोस्तों क्या ये वाला और ये वाला फोर्स बराबर है? क्या दोनों टॉर्क बराबर है? इधर का टॉर्क बराबर है? क्या इधर का टॉर्क बराबर है? जब दोनों टॉर्क बराबर है तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को काट रहे होंगे, तभी तो बीच में आ रहा होगा। एक भी टॉर्क ज्यादा हो जाता तो तराजू झुक जाता। इधर का टॉर्क ज्यादा तो इधर घूम जाता, इधर का टॉर्क ज्यादा तो इधर घूम जाता। समझे? जिधर फोर्स ज्यादा होता तराजू उधर चला जाता। सर बराबर करो, इधर आम बढ़ा दूं तो तराजू इधर चला जाएगा। यानी कि टॉर्क क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। टॉर्क क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। और टॉर्क बैलेंस कैसे हुआ होगा? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है।
तो मैं क्या ये कह सकता हूं सर इधर वाला टॉर्क और इधर वाला टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है? यस। तो क्या मैं एक चीज और कह सकता हूं कि जब भी रोटेशन की बात आए, जब भी बॉडी के रोटेशन की बात आए, जब भी बॉडी के रोटेशन की बात आए, तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा अगर इक्विलिब्रियम की बात हो। स्ट्रेट लाइन के लिए नेट फोर्स जीरो, घुमाने के लिए नेट टॉर्क जीरो। तो नेट टॉर्क यानी कि नीचे लगने वाला टॉर्क इधर से और इधर से नीचे लगने वाला टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये नहीं बीच में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इस बॉडी को एकदम बीच में रखना है, ना इधर की तरफ झुकी हुई हो ना इधर की तरफ। और दोस्तों वो कैसे, अगर इतना यहां पर फोर्स लग रहा है तो उतना ही फोर्स इस पॉइंट पर भी लगना चाहिए। सो दैट्स इट दोस्तों, यही यहां पर लिखा हुआ है। So the algebraic sum of the moment of all the forces about fixed point is zero, so that they don't change the rotational state. तो बॉडी किसको कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम की दो शर्तें हमने प्रूफ कर दी, देख भी ली। पहली कि भैया नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट, या मैं से कहूं नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। और टॉर्क दोस्तों डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, किसी बॉडी को घुमाने वाला फोर्स टॉर्क होता है। एक और चीज डिकोड कर लेते हैं, ये एल्जेब्रिक क्या है, ये एल्जेब्रिक मान लो दोस्तों, तराजू का उदाहरण मुझे पता बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ गया। मान लो दोस्तों आज मैं यहां से इस सीसॉ को फिक्स कर देता हूं, मैंने यहां से सीसॉ को फिक्स कर दिया। जरा फील करना बात को, एक सीसॉ है, सीसॉ वही वाला झूला, ची ची ऊपर नीचे, वो यहां बैठा मेरा दोस्त, यहां बैठा मैं, यानी कि ये होता है सीसॉ। तो मैंने यहां से सीसॉ में सेंटर से कर दिया इसको फिक्स। यहां बैठ गए बबलू साहब, ठीक है, और यहां बैठ गए सबलू साहब। बबलू और सबलू, बबलू सबलू दो थे भाई, सीसॉ के लिए हुई लड़ाई। दोस्तों आज मेरा भी मन हुआ, ये दोनों खेल रहे थे ट्र ट्र। अभी ये स्ट्रेट है, ये रॉड स्ट्रेट है, यानी कि जितना बबलू वेट लगा रहा है उतना सबलू भी लगा रहा होगा, सीधी सीधी बात है। जितना बबलू वेट लगा रहा होगा उतना सबलू, तभी तो रॉड बीच में आई। हाँ सर, मैंने क्या कहा, इसका फोर्स है बी, इसके फोर्स का नाम ले लेते हैं एफ बी, फोर्स ऑफ बबलू जो भी इसका वजन होगा, और ये हो गया फोर्स ऑफ सबलू जो भी सबलू का फोर्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है डी, और ये बीच में ही रखेंगे, तो चलो डी। मेरा मन हुआ और मैंने यहां पर एक काम करते हैं, आज यहां पर कलर चेंज करके मैंने एक और लड़के को यहां पर बिठा दिया। जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय सबलू। मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बराबर होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय बबलू। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर एक और लड़का बिठा दिया, मान लो इस लड़के का नाम हम एक और रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो इसका नाम रख लो तुम डब्लू। हाय डब्लू, डब्लू तो सर डब्लू से शुरू होता है ना यार, नहीं बेटा डब्लू, इसका नाम है डब्लू। तो डब्लू का वेट भी नीचे लग रहा होगा, फोर्स बाय डब्लू। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे होंगे, इस सबलू को उड़ाने की प्रयास कर रहे होंगे। बेटा सबलू आज तो तू गया, क्या कर रहे होंगे, ये दोनों का फोर्स जो नीचे लग रहा है ये सबलू को ऊपर उड़ाने के मूड में बैठे होंगे। एक काम करते उड़ा देते सबलू को दोनों बैठ के। यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ और होगा भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पिवट पॉइंट से लेते हैं और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक लेते हैं। तो दोस्तों बस W प्लस टॉर्क प्रोड्यूस बाय W को जोड़ूंगा, और अगर इसको इक्विलिब्रियम में आना है
तो सबलू को अपनी पूरी बलशाली या बल तरीके से इन दोनों को मैनेज करना होगा, तो क्या वो टॉर्क प्रोड्यूस बाय सबलू के बराबर होगा? हाँ या ना? अगर सबलू यहां पर बोले हमसे ना हो पाई, हम पे जान नहीं, तो सबलू भैया ऊपर दिखेंगे, सबलू भैया ऊपर दिखेंगे। तो यहां पर सबलू को अपनी पूरी ताकत लगा के क्या करना है, इसको मैनेज करना है, यानी कि इन दोनों के टॉर्क को सबलू को अकेला मैनेज करना है। तो भैया अगर मैं इसको देखूं तो यही तो है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम इसको कहते हैं कि जितना मूवमेंट इधर लग रहा है उतना मूवमेंट उधर भी लगना चाहिए, तभी ये बॉडी ना इधर झुकेगी ना उधर, बीच में होगी। और जब ये बॉडी एग्जैक्ट बीच में होगी, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। दैट इज नेट टॉर्क इज जीरो। अगर कोई टॉर्क ही नहीं है तो ये बॉडी घूम ही नहीं रही है, क्योंकि घूमने वाला फोर्स ही टॉर्क है। तो ये है भैया कहानी, दिस इज अलजेब्रिक सम। इतना दिमाग नहीं लगाना, पर फिर भी याद रखना। सर टॉर्क और बबलू कैसे देखा जाए? तो बबलू का फोर्स इनटू बबलू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट प्लस डब्लू का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डब्लू फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सबलू का टॉर्क कैसे देखा जाएगा? सबलू का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सबलू फ्रॉम द पिवट पॉइंट। दोस्तों कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो जोड़ना ही तो है। तुम्हें इधर वाले सारे फोर्स एक साथ जोड़ देने, इधर वाले साथ जोड़ना, अगर इक्विलिब्रियम में लाना तो इधर वाले बराबर इधर, तभी तो ये बैलेंस होगा। सिंपल। तो दिस इज समथिंग इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहानी क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लगे, दो या दो से ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस, और हम कह सकते हैं व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं ला रहे। बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई है, अगर बॉडी चल रही है, फोर्स लग रहा है फोर्स कंटिन्यू लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी चलती जा रही है। लीनियर मोशन या रोटेशन की स्टेट पे कोई फर्क नहीं, तो हम कहेंगे बॉडी किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में। लगा ले यहां से जान, ठीक है मैं यहां से लगा देता हूं, ले आया बराबर। अब दोनों तरफ से जान तो लग रही है, दोनों इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, लेकिन बॉडी फिक्स है, जितना ये खींच रहा है उतना ये इक्विलिब्रियम। अरे पंजा लड़ा रहे हैं दो शेर, ना इसका हाथ इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में। जितना फोर्स वो लगा रहा है उतना फोर्स तुम लगा रहे हो। आर्म रेसलिंग कर रहे हो, तुमने इधर लगाया उसने इधर लगाया, तुम्हारा हाथ एकदम बीच में, ना इधर ना उधर, इट मींस दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। दिस इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का फील आना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सो जब मल्टीपल फोर्स लगेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? सो व्हेन मल्टीपल फोर्सेस और व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन either it is translational motion or a rotational motion, then the body is said to be in equilibrium. जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हो और वो बॉडी अपनी रेस्ट में ही पड़ी हुई हो या मोशन कर रही है, तो मोशन ही कर रही हो, देयर इज नो नेट फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे? द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फोर्स लग रहे हैं पर बॉडी जिस पोजीशन से जिस मोशन में चल रही थी उसी मोशन में चल रही है। बॉडी की स्पीड नहीं बढ़ी, वैसी चल रही है, चलती जा रही है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। समझे? छोटी छोटी बातें याद रखना। और रोटेशनल के लिए मैंने बता दिया, नेट टॉर्क जीरो होना मांगता है और फोर्स के लिए नेट फोर्स जीरो होता है। तो दीज आर द टू कंडीशन। ये बेसिकली दो चीजें, नेट टॉर्क जब बॉडी रोटेशन की बात हो रही होगी, रोटेशन, और ये बात जब बॉडी मोशन की बात कर रही होगी। सो दिस इज समथिंग नोन एज इक्विलिब्रियम। सो दोस्तों, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं? तो इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं। अब खुद ही सीख लो यार, मोशन या रेस्ट दो ही चीज है। तो जब बॉडी पड़ी हुई है, लगा लो फोर्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मींस रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम दो तरीके के, या तो बॉडी रेस्ट पे थी, पड़ी हुई है, लगा फोर्स, इधर से भी लगा फोर्स, लगा कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक मींस आप कह सकते हो मोशन या रोटेशन, जिसमें बॉडी मूव कर रही है। तो बेसिकली मैं एक शब्द लिख रहा हूं मूव, डोंट राइट इन एग्जामिनेशन, इसको पेपर में मत लिखना, डायनामिक ही लिखना। बट यहां पर बॉडी मूव कर रही है,
उस दौरान जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं वो फोर्स बेकार है। जितने भी फोर्स उस पर लग रहे हैं वो सारे एक दूसरे को काट दे रहे, उस बॉडी पे फर्क नहीं पड़ रहा, उस बॉडी पर फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, उस बॉडी पर फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी चल रही है तो चल रही है, बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे फोर्स एक दूसरे के साथ भिड़ भिड़ के मर गए। रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी हुई, तुम लगा रहे हो फोर्स, लगाए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी वैसी की वैसी ही है। दैट इज समथिंग स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक मींस बॉडी मूव करेगी पर सारे फोर्सेस काट देंगे एक दूसरे को। स्टैटिक मींस बॉडी पड़ी हुई रहेगी, रेस्ट की रेस्ट में रहेगी, सारे फोर्स एक दूसरे को काट रहे होंगे। काट मतलब कैंसिल आउट कर रहे होंगे, काट मतलब ये समझना दांत से काट लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। व्हेन अ बॉडी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन बॉडी कह रही है अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन रेस्ट की रेस्ट में रहेगी। जैसे हम, पापा भी लगा रहे फोर्स, मम्मी भी लगा रहे, गालियां पड़ रही है, पढ़ लो, लेकिन मन ने तो ठान रखी क्यों पढ़े। यानी कि मन का फोर्स इतना प्रबल है कि बाहर के फोर्सों को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। जिस दिन बाहर का फोर्स तगड़ा होता है उस दिन अपन पढ़ाई करते हैं, उस दिन इक्विलिब्रियम टूट जाता है। सर आप तो पर्सनल हो गए। ठीक है, तो जब कोई बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट में रहे, बहुत सारे फोर्स लग रहे हों लेकिन बॉडी फिर भी रेस्ट में ही है, लाइक दिस, कि लगाया इधर से धक्का, लगाया इधर से धक्का, ऊपर से भी लगाया धक्का तो नीचे से भी लगाया धक्का, तो ना बॉडी इधर खरक रही, ना बॉडी इधर खिसक रही, ना ऊपर से नीचे को जा रही, ना नीचे से ऊपर जा रही। यानी कि ये वाला फोर्स मान लो अगर 5 न्यूटन और नीचे वाला फोर्स भी 5 न्यूटन, नीचे से ऊपर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन और ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कैंसिल कर देंगे। तो देयर आर मल्टीपल फोर्सेस। यस सर, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं, यानी कि मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन बॉडी को क्या, बॉडी वहीं की वहीं पर है। सो दिस इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी रेस्ट की रेस्ट में रहे। एंड एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अ बॉडी इज पुल्ड बाय 2 इक्वल फोर्सेस ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। तो इसका मैं उदाहरण दे चुका हूं, पहले वाले का उदाहरण मैं दे देता हूं कि भैया अगर ये एक बॉडी है और इधर से आप इसको खींच रहे हो 15 न्यूटन से और इधर आप इसको यहां खींच रहे हो 15 न्यूटन से, दोनों तरफ बराबर, एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी 2 फोर्स हैं, दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों ऐसे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा सर? ये 15 कह रहा है इधर चल, ये 15 कह रहा है उधर चल, दोनों 15 से 15 कट गए और आंसर 0। क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ सर। तो बॉडी किस में आ गई दोस्तों? इक्विलिब्रियम में। और क्योंकि बॉडी पहले से ही रेस्ट में थी, अपनी जगह पर पड़ी हुई थी, तो अपन ने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सिंपल, इजी, इजी ना, सिंपल। अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब आपने टेबल पे छोड़ दी, ये है किताब, किताब तो हमारी इक्विलिब्रियम में छोड़ रखी तुमने, खोल ही नहीं रहे हो भाई, उसे पढ़ो, वो पढ़ने के लिए ली है। इसका वेट mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन जो ये जमीन है ये इस पे ऊपर की तरफ लगाएगी। सो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। तो यहां पर ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी टेबल तोड़ के नीचे आ रही है। इमेजिन करो टेबल के ऊपर तुम ऐसे कूद गए हल्के की तरह, तो ये टूट जाएगी क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। नाउ इक्विलिब्रियम तुमने भंग कर दिया। बट यहां पर जब रखी हुई है तो नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स बराबर है, जब दोनों बराबर है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है रे भाई। एंड ये बैलेंस बीम की तो मैंने कहानी बताई थी। मम्मी आम बहुत ज्यादा हो गए, भाई क्या करोगे? वेट लगाओ, फिर वेट लगाया, जैसे बराबर वेट लगाया बीच में आ गया। तो ये जो तराजू है, ये तराजू जो है, ये जो तराजू है, जो बीम बैलेंस है, ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है इक्विलिब्रियम के बारे में। और रेस्ट में ही तो है ये तराजू, ऐसे तो नहीं ऐसे से चल रहा था कहीं, रेस्ट ही में तो है, ठीक ठीक बीच में आ जाएगा। सो दैट इज समथिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है दोस्तों डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात। डायनामिक का मतलब क्या है? देखो बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होगी, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे एक दूसरे के साथ मार काट रहे होंगे,
मस्त चल रही है बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज लाइक यहां से भी तलवार पड़ रही है, इधर से ये आपस में कटरे पड़ रहे हैं, मैं चल रहा हूं चौड़े में, या मैं चल रहा हूं चौड़े में, यहां से चलते सारी की तलवारें पड़ रही है, आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन इतने फोर्सेस मुझे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे, मैं उसी स्पीड में चल रहा हूं, है ना। तो क्या हुआ, व्हेन अ बॉडी रिमेन, साउथ इंडियन मूवी बिल्कुल, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी सेम स्टेट ऑफ मोशन में हो, आइदर ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, चाहे तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो, सीधे चल रही हो, या रोटेशनल हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, फोर्सेस बहुत सारे लग रहे हैं, फोर्सेस बहुत लग रहे हो, लेकिन ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, यानी कि देयर इज नो नेट टॉर्क, नो नेट टॉर्क, बॉडी किस में आ जाएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क, जब रोटेशन की बात आएगी और अगर चल रही होगी तो नेट फोर्स जीरो। तो दैट्स इट दोस्तों, ये मैंने पूरी कहानी लगा दी, अब फील भी आ रहा होगा इसका, बाकी तो आप इसको आंखें बंद करके रटा मार सकते हो। यस, कैसे मार सकते हो, डायनामिक मतलब या तो चल रही हो, रोटेशन हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, इक्विलिब्रियम का मतलब सर ने बताया, भैया ने बताया, बराबर बराबर, यानी कि व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, body is the state of rest and remain in the state of rest, that is known as static motion, equilibrium. And what is dynamic, when several forces acting on a body and the body is in the state of motion, either translational or rotational, भाई घूम रही है तो घूम ही रही है, फोर्स लग रहे होंगे, आपस में कट रहे होंगे, फोर्स कट रहे होंगे, लेकिन घूम रही है बॉडी, घिच 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 घिच, फोर्स मल्टीपल लगने दो लगने दो, चल रही है बॉडी तो चल ही रही है, फोर्स कितने भी लग रहे हो घिच 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 कट जाएंगे सारे के सारे, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दैट इज समथिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, रेन ड्रॉप रीचेस द अर्थ सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बारिश की बूंद आई ऊपर से, ला 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 ला, बारिश की बूंद ऊपर से आ रही है, बारिश की बूंद ऊपर से आ रही है, इसका वेट नीचे लग रहा है, एक फोर्स इस पे वेट लग रहा है, भाई नीचे आ रही है तो वेट तो होगा ही ना, बूंद में अंदर कुछ मास होगा, ग्रेविटी दीदी कह रही आ जा ना नीचे आ, तो ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, लेकिन आसपास की हवा इस पे क्या लगा रही है, अपथ्रस्ट, ड्रैग बोल लो, फ्रिक्शन बोल लो, अपथ्रस्ट लगा रही है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो रहा है, ये बॉडी नीचे आ रही है कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि मल्टीपल फोर्सेस तो बारिश की बूंदों में भी लग रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्स बारिश की एक ड्रॉप पे भी लग रहे हैं, रेन की ड्रॉप पे भी लग रहे हैं, लेकिन बॉडी फिर भी उसी स्टेट से नीचे नीचे आती जा रही है, उसकी स्टेट में कोई फर्क नहीं, वो इसी स्टेट में आ रही हूं मैं तो बस आ रही हूं, मैं तो आ रही हूं, ये नहीं हुआ कि मैं तेज आ जाऊंगी, आ रही हूं बस आ रही हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से। इट मींस यहां पर क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, बैलेंस करने को इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्वल बराबर बैलेंस। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन मूव्स एट अ कांस्टेंट हाइट, भाई एरोप्लेन उड़ा, नीचे से लगा एक अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, अपथ्रस्ट ही होता है, अपलिफ्ट नीचे से किसने लगाया होगा, एयर ने, और ऊपर से इसका क्या लगा होगा, वेट mg, तो ये जो अपलिफ्ट है और ये mg है, ये एक दूसरे को बैलेंस करोगे, एरोप्लेन उड़ान भर रहा, तो इक्विलिब्रियम में है ना, चलता जा रहा है कांस्टेंट हाइट पे। सो अगर कोई बॉडी चलती जा रही है, सेवरल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी पर अपनी उसी मोशन पे चलती जा रही है, तो वो हो गया डायनेमिक। अगर कोई बॉडी घूमती जा रही है, सेवरल फोर्स उस पर लग रहे हैं, बॉडी उसी स्पीड में घूम रही है, ना तेज हो रही है ना कम, बस चल रही हूं मैं तो, सो डायनेमिक, ठीक है। सो अगर वो रेस्ट में होती तो रेस्ट में पड़ी हुई होती तो स्टैटिक। सिंपल है दोस्तों, सिंपल फंडा। तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई दी इक्विलिब्रियम की, याद रखना दोस्तों, पेपर में आया हुआ है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शर्त यह है आपके पास कि फॉर इक्विलिब्रियम टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, और मैं लगा चुका हूं ये गप्पे पूरी, तुमसे सारी बातें लगा चुका हूं कि दो शर्तें क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली शर्त, जो रिजल्टेंट होता है सारे फोर्स का वो जीरो होगा, जितने फोर्स बॉडी में लग रहे हैं एक दूसरे को मार काट देंगे, खत्म कहानी। यानी कि जितने फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं वो मार काट देंगे एक दूसरे को, पूरे कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। और द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, अबलू बबलू याद है, तराजू याद है, एल्जेब्रिक सम मूवमेंट, ये कह रहा मैं नीचे तो इसने बोला मैं ऊपर, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम जीरो, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो ये यही तो कह रहे हैं, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए,
ये यहां पर यही तो कह रहा है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो लो यही तो कहानी मैंने डिकोड कर रखी है, यही तो कहानी डिकोड की हुई है। और दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यहां से याद रखना कि अगर आपको इक्विलिब्रियम लाना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाए, तो ये नीचे ना जाए और ये इधर, तो ये कह रहा है इधर चल, ये इधर चल। अब जब दोनों कह रहे हैं, एक फोर्स कह रहा है इधर चल, एक कह रहा है इधर चल, अब जब ये दोनों बराबर, तो बॉडी कह रही मैं कहां जाऊं, मैं तो कहीं नहीं जा सकती, ना इधर ना इधर, बॉडी बीच में आ जाएगी। जैसे ही एक फोर्स कम हुआ, बॉडी उधर, जैसे ही एक फोर्स ज्यादा हुआ, बॉडी उधर की तरफ। लेकिन जब इधर का फोर्स बराबर और इधर का फोर्स बराबर, तो बॉडी कहां जाएगी, फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट टॉर्क 0 है। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। याद आया, बबलू और डब्लू का जो मूवमेंट था, उन दोनों का सम किसके बराबर था, सबलू के टॉर्क के बराबर। तो ये कहानी इस तरीके से याद रखो, सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसी से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे और यही है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि इक्विलिब्रियम में भाई जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उतना आप क्लॉकवाइज करवा दो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी कि बॉडी वापस आ जाएगी इधर। कहां पे दिखोगे, पूरा दिख रहा हूं इधर, मैंने कहा इधर वेट बढ़ा दो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो मुझे इधर घुमा रहा था, अब आपको किधर कराना है, एंटी क्लॉक के बाद क्लॉक बढ़ा दो तो मैं बीच में आ जाऊंगा। अगर मैं इसको इधर धक्का दे दूं तो इसको वापस लाना है अपनी सेंटर पोजीशन में, तो क्या करोगे, इधर का धक्का बढ़ा दोगे। अब दोनों तरफ अगर बराबर बराबर धक्का लगा दोगे, इसको नीचे इधर से नीचे, तो ये कहां ही जाने वाला है, बीच में ही तो रहेगा, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर, तो बॉडी कहीं नहीं जाने वाली। यही कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। चलो दोस्तों, तो यहां पर होती है ये कहानी हमारी खत्म। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करता हूं, पर मैं वन शॉट रिकॉर्ड करता हूं, मैं एडिट नहीं करता वीडियोस को। पता नहीं आदत समझ लो या ये समझ लो आलसपन, या ये समझो कि मैं एडिट आती ही नहीं करनी, ठीक है। तो जो भी आप 1 घंटे 10 मिनट की वीडियोस देखते हो, द सेम वे मैं लाइव भी ले सकता हूँ। तो मैं रिकॉर्ड में मैं एडिट नहीं करता वीडियोस को, इसीलिए कई बार देखोगे कि कुछ फंबल हो जाए या कोई वर्ड ऐसा हो जाए तो वो वैसे ही मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। रिकॉर्डेड भी इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी बल्क नहीं है, तुम लोग नहीं हो, मतलब तुम लोग तो हो पर तुम लोगों का भी इतना वो धीरे धीरे अभी सब बच्चों को पता लगेगा, तो देन हम लाइव आना शुरू करेंगे एंड देन फिर हम क्लासेस को शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तो तुम लोग मुझे जान रहे हो और मैं तो अभी तुम्हें जानने में समय लूँगा ही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे पास जो बच्चा है वो कौन है, कौन कहाँ से देख रहा है वीडियो, देखते पूरी हो या नहीं देखते, क्योंकि लाइक करते हो या नहीं करते कुछ नहीं पता मुझे इस बारे में। बस बना रहा हूँ तो मैं एडिट नहीं करता, इसलिए बस मैं ये बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कि मैं बीच में वीडियोस एडिट नहीं करता, मैं जो जैसा है पूरा वैसा है, ठीक है। वन शॉट बनाता हूँ, चाहे वो 10 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1 घंटे से ऊपर की भी वीडियोस है, आई नेवर एडिट, ठीक है। एडिट ही नहीं करता, आती नहीं एडिट करनी यार, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज पिविटेड एट अ पॉइंट ए। आराम से अब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर अब 2 क्लास न्यूमेरिकल की होनी मजेदार। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवट। ठीक है, बहुत आसान है। देखो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, स्टार्टिंग में ना इनिशियली हमें न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी, यस बिल्कुल होगी, तो हमें ना डायग्राम बनाना है, उस क्वेश्चन को हिंदी में समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई नो आपको इंग्लिश आती है, बट उसको डिकोड करो अपनी इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी पिवटेड है पॉइंट ए से, मैंने कर दिया ए से इसको पिवट, फिक्स कर दिया यहां से, लो यही तो है वो डायग्राम, यहां से मैंने पिवट कर दिया। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि पाइवट से 30 सेंटीमीटर दूर कहीं पर एक फोर्स लगा, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का लग गया। मान लो नीचे लग गया, तुम्हारा मन जहां मर्जी वहां मान लो, मैंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। ऐसे ऊपर भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा यहां पर एक ब्लॉक लटका दिया, मेरे पास है कोई ब्लॉक, ये कुछ दिखा मुझे, लेट अस कंसीडर, ये मैंने टांग दिया, इस पे वजन कुछ नहीं है, ये ऐसा हो गया। तो ये क्या है, ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, ये कैसे हो जाएगा ऐसे,
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, तो ये नीचे की तरफ इसको घुमाएगा, ये इसको ऐसे तो घुमाएगा, ये यहां से फिक्स करके ऐसे ना, यू है ना फिक्स, अरे इसको ऐसे रखता है फिक्स, ठीक है, तो इसको ऐसे तो घुमाएगा ना, ये ऐसे तो घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक, दैट्स इट। अब क्या बोला, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट। ये डायग्राम बना दिए। अब आपको पता है कि फोर्स गिवन है, तो सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे, फोर्स कितना गिवन है, 10 न्यूटन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस, दोस्तों डिस्टेंस को हम डी मान रहे हैं, दैट इज 30 सेंटीमीटर। एक नोट लिखेंगे प्यारा प्यारा बच्चों, नोट अपनी कॉपी पे, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, आई नो आपको पता है, पर लिखो तो 100 सेंटीमीटर, या मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर, तो ये 100 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाता है दोस्तों 10 टू द पावर -2 मीटर हैं। हाँ बिल्कुल, देखो फील कराऊं, फील करा देता हूं भैया, किसी भी चीज के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो वही आता है, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 100 जा 100, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। मुझे देखना है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो इसको यहीं छोड़ देता हूं, इसको नीचे भेज देता हूं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये चली जाएगा इसके नीचे, तो 1/100 और यहां पर मीटर। अब तुम्हें एक सबको पता है 100 का मतलब 10 टू द पावर 2। वो गलती मत करना ऑफलाइन बच्चों वाली, कई बार बच्चे ऐसे आते हैं और 10 टू द पावर 2 को बोलते सर 1 0 ये रहा और 2 0 ये रहे, पिटोगे मेरे हाथों। ये नहीं करनी गलती, ठीक है, ये गलती नहीं करने की, याद रखना है जितनी जीरो उतनी पावर, तो यहां 10 टू द पावर 2 का मतलब है 10 टू द पावर 2 यानी कि 100, 2 ही जीरो आएंगे, जितनी पावर उतने जीरो, और जब ये जीरो ऊपर जाएंगे तो मैथ्स कहती है ये 10 टू द पावर -2 मीटर बन जाने का। लो खत्म गान। ये बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे दिक्कत करते हैं और बहुत सारे बच्चे करते हैं लिटरली, दैट्स वाई मैं बता रहा हूं ये तरीका याद रखना। मैं चाहूं तो सीधे रटवा दूं, सीधे ही रटवा देता हूं, पर यस निकालने का तरीका बता दिया कि दोस्तों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। अच्छा ऐसे मिलीमीटर आ जाए तो 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। याद रखना है, नोट पॉइंट है, तो 30 सेंटीमीटर में आएगा 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यस सर, डन। नहीं कर रहे सॉल्व, आगे करते हैं। हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स लिखो, या इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, तो टॉर्क लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हालांकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स होता है, पर ये याद रख लीजिएगा। तो फोर्स कितना दे रखा है 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 30 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 30। और दोस्तों ये नीचे लिखेंगे 0 0, 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, तो यहाँ आया 3। यूनिट जरूर लिखना वरना नंबर पक्का चुड़ैल खा जाएगी, आई मीन नंबर काट दिए जाएंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट मूवमेंट ऑफ फोर्स 3 न्यूटन मीटर। इस डायग्राम के अनुसार ये बॉडी नीचे को घूम रही है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही है, तो चाहे तो माइनस लगा दो या फिर इतना अच्छा नाम दे दो क्लॉकवाइज। अब सर हमें कैसे पता होगा, तो बच्चे लोग आप लोग अगर इस फोर्स को इस डायग्राम में ऊपर बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज दे देना, कोई इशू नहीं, पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो डायग्राम हमने बनाया है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो क्लॉकवाइज ही तो घुमा रहा है। 9 बजे फिर 12 बज जाएंगे, फिर 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरीके से करना है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इस डायग्राम में ऊपर का फोर्स लगा दोगे तो दिस विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक डायग्राम नहीं दिया तब तक कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट P। भैया क्वेश्चन बनाता है डायग्राम, द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर। मान लो कोई पॉइंट P है, P से कुछ दूरी पर, अब हमें दूरी तो पता ही नहीं, यही तो पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस पूछा है, तो लेट अस कंसीडर डिस्टेंस x है।
यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, मान लो 5 न्यूटन का। ये 5 न्यूटन का फोर्स इसको घुमा रहा होगा। उसने बोला 2 न्यूटन मीटर घुमा रहा है, यानी कि हमें क्या दिया है, गिवन डेटा में मूवमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें दे रखा है जिसे हम टॉर्क कह रहे हैं, जो कि है 2 न्यूटन मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कभी समझ ना आए तो ये यूनिट पकड़ लेना। न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क, न्यूटन का मतलब फोर्स, इसका मतलब टॉर्क, खत्म कहानी। डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। और याद रखना ये पूरी कहानी लिखनी है, हाँ बिल्कुल लिखनी है। डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि x हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, देन आप यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला। तो आप सभी जानते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं फिर कह रहा हूं, एक एक चीज लिखनी है। यहां आपने x माना है, टॉर्क दे रखा है 2 न्यूटन मीटर, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, x की जगह x, मैथ्स कह रही है x निकालो, तो ट्र इसे नीचे भेज दो। देखो अगर यूनिट भी लिखोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, न्यूटन ने न्यूटन को मारा और x की वैल्यू आई 2/5। 2 को डिवाइड कर दो 5 से, पॉइंट लगा के 0 2 4 5 4 20 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.4 और यहाँ पर है मीटर। लो खत्म कहानी। दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड आप आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखें। द एंड स्टेटमेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, बोर्ड में नंबर ऐसे नहीं आते। एंड स्टेटमेंट पूरी लिखनी है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट P इज 0.4 मीटर। पूरी लिखनी है। एंड स्टेटमेंट प्यारी प्यारी लिख के आओ। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट P या फ्रॉम द पॉइंट P। अब देखो कैसे काटेंगे तुम्हारे नंबर कोई। फ्रॉम द पॉइंट P इज 0.4 मीटर। इस तरीके से लिख के आओगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। तरीका पता होना चाहिए। एंड यस, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट लिखनी ही लिखनी है। तो आई होप बच्चे लोग, आप लोगों को ये सारी कहानी समझ में आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सारे क्वेश्चन करेंगे। क्लास को पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड जरूर फिर मैं बोलूँगा, अगर पहली बार क्लास देख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ ना, अपने सभी दोस्तों को बताओ, क्योंकि दोस्तों मज़ा आ रहा है और मज़ा आएगा जब लाइव क्लास में आएंगे। और जितना जल्दी आप लाइव क्लास में बताओगे उतनी जल्दी, मतलब जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे, जितनी जल्दी आप बोलोगे, उतनी जल्दी लाइव क्लासेस फिक्स करेंगे। एंड देन लाइव में क्या होगा ना, एक रेगुलर रूटीन बन जाता है। अभी क्या होता है, मुझे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए फिर मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा टाइम ढूंढूं, फिर लाइव के लिए फिक्स टाइम करके उसी बीच हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। तो अगर आपका सपोर्ट रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो बहुत जल्द तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच लाइव दिखेगा। एंड यस, अगर वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें, थम्स अप भेजें, चाहे कुछ भी बोलो, एक कमेंट जरूर लिखा करो। मुझे भी पता लगता है कि बच्चे देख रहे हैं वीडियो या सही जगह ये वीडियोस जा रही है नहीं। और लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।